नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है 1857 का विद्रोह और इस टॉपिक को हम लोग कई उपखंडों के अंतर्गत देखेंगे, जैसे कि 1857 का जो विद्रोह था उसका स्वरूप क्या था एवं इसके कारण क्या थे। साथ ही साथ इसका जो प्रसार है, 1857 का जो विद्रोह है उसका प्रसार भारत के किन किन क्षेत्रों में था। क्या यह संपूर्ण भारत में इस 1857 के विद्रोह का प्रसार हुआ था या भारत के कुछ सीमित क्षेत्रों में था, और जिन क्षेत्रों में था क्या उस क्षेत्र के सभी वर्ग ने इसमें भागीदारी की थी या सीमित वर्ग ने भागीदारी की थी। इसे हम लोग प्रसार के अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1857 की विफलता का कारण क्या था। यह जो विद्रोह या क्रांति हुई थी तो उस विद्रोह की विफलता का कारण क्या था। निश्चित रूप से यह विद्रोह जो है पूर्णतया सफल नहीं हुआ था, न ही पूर्णतया असफल हुआ था। पूर्णतया सफल अगर हो गया होता तो हमारा देश 1857 के बाद ही आज़ाद हो गया होता, किंतु ऐसा नहीं हुआ था। तो निश्चित रूप से यह विद्रोह जो है असफल रहा था। तो 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों की हम लोग पड़ताल करेंगे। और फिर जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी विद्रोह पूर्णतः न तो असफल होता है, पूरी तरह से असफल नहीं होता है। तो 1857 की क्रांति के संदर्भ में भी यह सत्य है। तो यह विद्रोह यद्यपि कि पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन यह पूर्णतया असफल भी नहीं रहा था और इसके कई सारे आउटकम्स आए थे। तो इससे हम लोग इसके महत्व एवं परिणाम के अंतर्गत देखेंगे, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका क्या महत्व था और उसके क्या क्या परिणाम आए। और सबसे अंतिम बिंदु के रूप में हम लोग देखेंगे कि 1857 की क्रांति में बाबू कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी। तो आइए शुरू करते हैं 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति। इसमें जो पहला टॉपिक उपखंड है वह है 1857 का जो विद्रोह था उसका स्वरूप क्या था, नेचर क्या था। इसे लेकर 1857 की क्रांति या विद्रोह का जो स्वरूप है, इसे लेकर जो है विद्वानों के विविध वर्ग में, इतिहासकारों के विविध वर्ग में व्यापक मतभेद व्याप्त है। इसे तमाम तरह की संज्ञाएं दी जाती हैं। कोई इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देता है, तो कोई इसे हिंदू मुसलमान जो हैं इन दोनों का संयुक्त षड्यंत्र करार देता है। किसके विरुद्ध? अंग्रेज़ों के विरुद्ध। कोई कुछ जो है इतिहासकार धर्मांधों का है, ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष करार देते हैं, और कुछ जो है बर्बरता का, सभ्यता के विरुद्ध संघर्ष करार देते हैं। इसे लेकर जो है, इसके स्वरूप को लेकर जो है कई सारे विचार दिए गए। तो उनमें से हम लोग कुछ प्रमुख विचारों को देखेंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे कि यह जो विचार हैं वह कहाँ तक सही हैं इसके स्वरूप के अंतर्गत। तो 1857 की जो क्रांति थी उसे जो या विद्रोह था उसे प्रमुख रूप से सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। सबसे अधिक जो सर्वमान्य है वह है सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। सैनिक विद्रोह कहना जो है 1857 के विद्रोह को पूरी तरह से सही नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें यद्यपि कि इस विद्रोह की शुरुआत जो है सैनिकों ने की थी, लेकिन जैसे जैसे यह विद्रोह फैलता गया इसमें समाज के सभी वर्ग का समावेश होता गया। इसलिए 1857 के विद्रोह को सिर्फ सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना जो है क्या करना है, इसके स्वरूप को जो है संकुचित करना है। तो निश्चित रूप से इसका स्वरूप सिर्फ सैनिक विद्रोह का नहीं था। तो जो भी इतिहासकार यह मानते हैं कि यह सैनिक विद्रोह था, यह पूरी तरह से सही नहीं है। और जो एक मत दिया जाता है कि यह हिंदू मुसलमानों का संयुक्त षड्यंत्र था। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि मुसलमानों ने जो है प्रमुख रूप से अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र किया, और उस समय जो है हिंदुओं की जो कुछ समस्याएं थी या जो हिंदुओं के जो कुछ गुस्से थे अंग्रेज़ों के प्रति, उसका फ़ायदा उठाकर मुसलमानों ने उन्हें अपने साथ ले लिया, और इस प्रकार से हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर संयुक्त रूप से अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र किया। तो 1857 के विरुद्ध विद्रोह को कुछ इतिहासकार इस रूप में देखते हैं। यह भी जो है एक संकुचित दृष्टिकोण है, निश्चित रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित दृष्टिकोण है। तो 1857 के विद्रोह के स्वरूप को हम लोग इस रूप में भी नहीं देख सकते हैं। कई इतिहासकार जो हुए, विशेषकर आगे चलकर जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हुए, और राष्ट्रवादियों ने जो है 1857 के विद्रोह को क्या कहना शुरू कर दिया कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। इसमें वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जो हैं वो प्रमुख थे। ये 1857 के विद्रोह को क्या कहते थे कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम का पहला स्वतंत्रता संग्राम की उन्होंने संज्ञा दी, और उन्होंने जो कहा
कि इसके पहले जो 1830 में या इसके पहले जो 1857 के पहले जो छुटपुट जो घटनाएं हुई थी, जैसे 1830-31 में हुआ था, 1848 में जो हुआ था, छुटपुट जो क्रांति के जो बीज प्रस्फुटित हुए थे विनायक दामोदर सावरकर के अनुसार, वह जो थी 1857 की पूर्व पीठिका तैयार कर रही थी। तो उनके अनुसार यह जो था क्या था, राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 का विद्रोह का स्वरूप उनके लिए राष्ट्रीय विद्रोह के समान था। इस तथ्य से, इस मत से कुछ इतिहासकार आंशिक रूप से सहमत हैं, कुछ जो हैं इसको पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। इसी में आरसी मजूमदार हैं, उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध वक्तव्य है जिसको कि उठाकर यूपीएससी के मेंस में सीधे सीधे सवाल भी पूछा गया है। उनका जो वक्तव्य था कि 1857 का जो यह था तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम जो था, न तो पहला न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यानी उनका कहना था, आरसी मजूमदार जो है राष्ट्रीय विद्रोह की अवधारणा से असहमति व्यक्त करते हुए कहते हैं कि न तो यह पहला संग्राम था अंग्रेज़ों के विरुद्ध, यानी इसके पहले भी कई सारे जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध संग्राम हुए थे, विद्रोह हुए थे। निश्चित रूप से ये सही है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि 1857 का जो विद्रोह है, जो राष्ट्रीय कहते हैं, न तो इसका स्वरूप राष्ट्रीय था क्योंकि राष्ट्र के सभी वर्गों की इसमें सहभागिता न थी, और साथ ही साथ संपूर्ण राष्ट्र में यह व्याप्त नहीं था। तो न तो यह राष्ट्रीय था, न ही पहला था, और न ही वो स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। वो मानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। कुछ उच्च वर्ग या सामंती वर्ग जो हैं वो इसमें शामिल हुए थे अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए। उन निहित स्वार्थों की पूर्ति में जब कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई तो उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया। जैसे कि कुछ जो सामंत थे उनको पेंशन दिया जाता था, वो पेंशन बंद कर दिया गया, या उनके उत्तराधिकारी को खारिज कर दिया गया, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। अगर यह मान लिया जाता उनकी मांगों को तो वो विद्रोह नहीं करते, तो देश से उनका कोई लेना देना नहीं था। तो जहाँ 1857 के विद्रोह को विनायक दामोदर सावरकर जैसे लोग जो हैं इसके स्वरूप को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देते हैं, वहीं जो कुछ इतिहासकार जैसा कि मैंने अभी बताया मजूमदार साहब हैं, वो इसका खंडन करते हैं। तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देना भी यह पूरी तरह से इसके स्वरूप को सही नहीं है, क्योंकि यह पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं था, साथ ही साथ राष्ट्र के सभी वर्ग की भागीदारी नहीं थी। इसमें हम लोग प्रसार में इसको विस्तार से इस टॉपिक को देखेंगे। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि यह ईसाइयों के विरुद्ध जो है धर्मांधों का युद्ध था, यानी कि यह भी पूरी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इसके स्वरूप को इस तरह से परिभाषित करना 1857 के विद्रोह को कि यह ईसाइयों के विरुद्ध जो है धर्मांध, और यहाँ धर्मांध कौन थे, हिंदू और मुसलमानों की ओर उनका संकेत था कि ईसाई धर्म जो है उसके विरुद्ध जो है धर्मांधों का क्या था, ये था युद्ध था। उन्होंने इस तरह से इसे परिभाषित किया। कुछ इतिहासकार जो हैं वो क्या कहते हैं, यह बर्बरता के विरुद्ध जो है, माफ़ कीजिएगा, यह बर्बरता का सभ्यता के विरुद्ध युद्ध था। यानी कि यह भी पूरी तरह से पूर्वाग्रह से युक्त है, संकुचित दृष्टिकोण है, साथ ही साथ खुद को सुपीरियरिटी दिखाने का और सामने वाले को इन्फीरियर दिखाने का प्रयास है। जब वो कहते हैं कि यह सभ्यता के विरुद्ध बर्बरता का युद्ध था, 1857 के विद्रोह को इस तरह से जब वो परिभाषित करते हैं, तो बर्बर वो किसे कहते हैं, भारतीयों को कहते हैं, और सभ्यता का प्रतीक वो अंग्रेज़ों को बतलाते हैं। तो और एक और जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं वो 1857 के विद्रोह के स्वरूप को परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं कि यह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार एवं सामंतों के विरुद्ध, अंग्रेज़ों एवं सामंतों के विरुद्ध किसानों एवं सैनिकों का संयुक्त विद्रोह था। अंग्रेज एवं सामंत के विरुद्ध, ये कौन कहता है, लेफ्टिस्ट इतिहासकार जो हैं वो यह कहते हैं, हमेशा वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, यहाँ भी वो यही बात कर रहे हैं कि अंग्रेज एवं सामंत के विरुद्ध जो है वो मजदूर, किसान एवं सैनिकों का संयुक्त विद्रोह था। तो जब हम इसकी पड़ताल करते हैं तो यह भी पाते हैं कि यह पूरी तरह से सही नहीं है, यह गलत है, इसलिए कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें स्वयं विद्रोही की तरफ से कई सामंती ही विद्रोही थे। जबकि क्या है, ये मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि सामंतों के विरुद्ध किसानों एवं सैनिकों का विद्रोह, जबकि इस विद्रोह में कई सारे जो हैं शुरुआती जो हैं सैनिक के बाद जो कई जो बाद में आए वो क्या थे, सामंत ही थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में न सिर्फ विद्रोह किया बल्कि विद्रोह का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह भी थे, वो एक सामंत ही थे। तो इस प्रकार से यह मानना भी कि 1857 का विद्रोह का जो स्वरूप था
वह ऐसा था, वह गलत है। अब हम लोग आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कुछ प्रमुख जो विचार हैं या जो कुछ उदाहरण हैं, वो 1857 के विद्रोह के स्वरूप पर जो प्रकाश डालते हुए बोलते हैं। आप जैसे कि वर्ष 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था, ये रॉबर्ट्स कहते हैं। 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद थी, यह सर जॉन लॉरेंस का मानना है। और 1857 के विद्रोह को या तो सिपाही विद्रोह या अनधिकृत राजाओं तथा जमींदारों का अनियोजित प्रयत्न अथवा सीमित किसान युद्ध कहा जा सकता है। यह जी.डी. गैरेट का विचार था। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता का संघर्ष नहीं, धार्मिक युद्ध था, यह विलियम हार्वर्ड रसेल का मानना है। जवाहरलाल नेहरू जबकि कहते हैं सन 57 का विद्रोह जो है सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। विनायक दामोदर सावरकर जैसा कि मैंने पहले बताया, वो क्या कहते हैं 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था, वो इसे राष्ट्रीय संघर्ष के रूप में प्रकाशित करते हैं। और स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा और भी कई सारे विचारक हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने 1857 के विद्रोह के स्वरूप को जो है परिभाषित करने का प्रयास किया, उसका स्वरूप का निर्धारण करने का प्रयास किया। इसमें प्रमुख 6 जो हैं मैंने उनकी व्याख्या की और उनकी सीमाओं को इंगित करने का प्रयास किया कि इसे सिर्फ इस खांचे में, ना तो इसे सैनिक विद्रोह के सिर्फ खांचे में इसके स्वरूप को डाला जा सकता है, और इसे धर्म युद्ध के रूप में जो परिभाषित करने का प्रयास किया गया है वह तो पूरी तरह से गलत ही है। राष्ट्रीय विद्रोह भी यह कहीं ना कहीं इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं थी। तो यह था 1857 के विद्रोह के स्वरूप का। अब हम लोग अगला टॉपिक पे आते हैं, वह है कारण। 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो उसका कुछ न कुछ कारण रहा होगा। कार्य कारण सिद्धांत पर हम लोग जानते हैं कि कोई भी कार्य होता है तो उसका कुछ न कुछ कारण होता है। तो 1857 के विद्रोह की कारणों की हम लोग पड़ताल करते हैं तो इसके 6-7 कारण नज़र आते हैं हमें। सामाजिक धार्मिक कारण, आर्थिक कारण नज़र आता है, तात्कालिक कारण नज़र आता है, सैनिकों की जो स्थिति थी वह नज़र आता है। तो एक एक करके हम लोग, धार्मिक कारण नज़र आता है, तो एक एक करके हम लोग इस पर पड़ताल करेंगे। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका एक बाहरी प्रभाव की भी थी। बाहरी प्रभाव यानी कि अंग्रेज़ों को उस समय तक क्या माना जाता था कि अंग्रेज अपराजेय हैं, अंग्रेज़ों को अपराजेय माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि उन्हें कभी हराया ही नहीं जा सकता है। लेकिन इसी दौरान 1857 से पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने इस मिथक को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि अंग्रेज अपराजेय नहीं हैं। जिसमें सबसे प्रमुख क्या था, क्रीमिया का युद्ध था 1854 से 1856 के दौरान जो लड़ा गया था। प्रथम जो है पंजाब युद्ध था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध था। इन 3 प्रमुख घटनाओं ने क्या है ये बाहरी प्रभाव के रूप में इन 3 प्रमुख घटनाओं ने जो है इस मिथक को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि अंग्रेज अपराजेय हैं। इससे क्या हुआ कि भारतीयों के मन में जो है आशा का संचार हुआ और उन्हें लगा कि हम भी अंग्रेजों को खदेड़ सकते हैं। तो 1857 के विद्रोह का कारण में पहला कारण जो था, ये पहला दूसरा सिर्फ मैं संख्या के लिए कह रहा हूँ, इसका पहला कारण जो था वो बाहरी प्रभाव था। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था वो था सैनिक कारण। सैनिक कारण था, इसमें हम लोग देखते हैं कि भारत में जो अंग्रेज शासन कर रहे थे वो भारत के लोगों के ही द्वारा, सेना में अब जो भर्ती करते थे वो भारत के लोगों के अधिकांश करते थे और उन्हीं के सहयोग से शासन करते थे। लेकिन सेना में जो भारतीय सैनिक होते थे उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती थी। स्थिति अच्छी नहीं होती थी किस मामले में? पहला, वो ऊंचे पदों पर नहीं जा सकते थे। अधिकांश जो होते थे वो जवान या अधिक से अधिक सूबेदार के पद पर होते थे। उससे ऊंचे पदों पर भारतीय सैनिक जो हैं नहीं जा सकते थे। जो ऊंचे पद सेना में जो भी थे वो गोरे लोगों के लिए ही रिजर्व थे। भारतीय सैनिक छोटे छोटे ही पोस्ट पर आजीवन रहा करते थे। इसके साथ ही साथ अपने उस जिस पद पर होते थे उस पद पर भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती थी, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती थी। तनख्वाह जो उनकी है अपने ही ब्रिटिश काउंटर पार्ट की तुलना में उनकी तनख्वाह जो होती थी वो कम हुआ करती थी। भारतीय सैनिकों की पहला तो ऊंचा पद नहीं मिला, दूसरा जिस पद पर मिला उसमें भी भेदभाव किया गया। उसमें भी जो है उनका वेतन जो है समान वेतन नहीं था, वेतन कम किया जाता था, वेतन कम दिया जाता था। तीसरा जो कारण है कि इसी दौरान जो है एक एक्ट आया, पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट आया।
इसके अंतर्गत क्या था कि पहले जो है सैनिक होते थे देश के कई कोने में, जैसे कि बिहार का कोई सैनिक है या उत्तर प्रदेश का सैनिक है, मान लिया उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि उसकी पोस्टिंग जो है दक्षिण में की गई, तो क्या होता था कि वो अपने घर वालों को चिट्ठी जो है, या पंजाब में की गई तो घर वालों को जो चिट्ठी लिखता था तो वो मुफ्त में लिखता था। लेकिन 1854 का जो पोस्ट ऑफिस एक्ट आया उसने सैनिकों को जो मुफ्त डाक की व्यवस्था थी, मुफ्त डाक की व्यवस्था समाप्त कर दी। इससे भी सैनिकों में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा रोष उत्पन्न हो गया। 1854 का भी ये जो पोस्ट ऑफिस एक्ट ख़त्म ही नहीं हुआ था कि 1856 में अंग्रेज़ों ने एक और एक्ट लेकर आए। वो एक्ट कौन सा था, सेना भर्ती अधिनियम 1856। इसके अंतर्गत 1856 के इस एक्ट के अंतर्गत यह था, अधिनियम के अंतर्गत यह था कि जो भी भारतीय सेना में भर्ती होंगे या थे, उन्हें अनिवार्य रूप से जो विदेश में समुद्र पार जो इसके जो उपनिवेश थे अंग्रेज़ों के, उसमें सेवा अनिवार्य रूप से सेवा देनी थी। तो इससे भी उनमें जब बहुत ज़्यादा जो भारतीय सैनिक थे क्या हुआ, रोष उत्पन्न हुआ। इसके पीछे दो कारण थे। पहला तो उन्हें जो विदेश भत्ता दिया जाता था वो नहीं दिया जाता था। एक तो विदेश में हम सेवा करें उसका कोई एक्स्ट्रा भत्ता नहीं, एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं, और दूसरा और महत्वपूर्ण कारण यह था कि उस दौर में समुद्र पार करना क्या है, वो माना जाता था विधर्मी होने के समान माना जाता था। समुद्र पार करके जो भी हिंदू जाते थे उसको माना जाता था कि ये विधर्मी है। और अंग्रेज़ों के इस 1856 के एक्ट ने क्या कर दिया कि समुद्र पार जो है सैनिकों को अनिवार्य कर दिया, सेवा करना है अंग्रेज़ों के उपनिवेश में। तो एक तो वो अपना धर्म खो रहे थे, उस धर्म खोने के बदले में उनको कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव वगैरह भी नहीं मिल रहा था। तो इसने भी जो है क्या किया, सैनिकों में बहुत ज़्यादा रोष की स्थिति उत्पन्न कर दी। इसके साथ ही साथ हम आगे देखेंगे कि उस दौरान जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी, आर्थिक नीतियाँ थी, उसने क्या किया था कि किसानों की स्थिति को, जो पीजेंट्स थे और जो बुनकर इत्यादि थे, उनकी स्थिति को खस्ता, उनकी आर्थिक नीतियों ने क्या किया था, खस्ता कर दिया था। ये जो सैनिक जो थे इनके भी तो कुछ परिवार हुआ करते थे, ये हवा में तो कहीं से आए नहीं थे। तो इस प्रकार से इनके जो परिवार की स्थिति थी, ये जो परिवार थे उनके कई किसान परिवार से आते थे, तो उनकी स्थिति भी खस्ता हो गई। तो ये अपने परिवार की स्थिति से भी, अंग्रेज़ों की इस नीति से जो उनके परिवार की स्थिति जो घटिया हुई थी, तो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति जो खराब हुई थी, इससे भी ये जहाँ सैनिक जो हैं दुखी थे। तो ये सब कारण जो थे सैनिक कारण। लेकिन इसमें जो एक तात्कालिक कारण आया वो 1856 में क्या आया कि ब्राउन बेस राइफल की जगह वो एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने लगे। अंग्रेज़ों ने 1856 में ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया, और उसके जो कारतूस है उसके ऊपरी हिस्से को क्या है, मुंह से खींचकर उसका प्रयोग करना होता था। तो यह अफवाह उड़ गई जनवरी 1857 में। 1856 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, जनवरी 1857 में यह अफवाह उड़ गई कि ये जो कारतूस जिसको कि हम लोग मुंह से खींचकर प्रयोग करते हैं, इसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। तो इससे जो सैनिक थे, जो हिंदू सैनिक और मुसलमान सैनिक थे, क्या हुए, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इसी कड़ी में क्या हुआ कि मंगल पांडे 1857 में 29 मार्च को मंगल पांडे ने 34वीं रेजिमेंट जो है बैरकपुर का, मंगल पांडे ने क्या किया कि विद्रोह कर दिया कि नहीं ये जो है अभी बहुत गलत बात है, हम ऐसा नहीं करेंगे। उसने जो है विद्रोह कर दिया, और उसने विद्रोह के बाद क्या किया कि 29 मार्च को इसने विद्रोह किया, और अप्रैल के आरंभ में इसने क्या किया, लेफ्टिनेंट बाघ को और सार्जेंट हुसैन, लेफ्टिनेंट बाघ और सार्जेंट हुसैन को इसने गोली मार दी, जिसमें लेफ्टिनेंट बाघ की मृत्यु हो गई। तो ये मंगल पांडे ने क्या किया, विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। मंगल पांडे को पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये 8 अप्रैल 1857 की घटना है। उसके बाद क्या हुआ कि 24 अप्रैल 1857 को घुड़सवार का जो घुड़सवार सैनिक थे, घुड़सवार सैनिकों ने, मेरठ के घुड़सवार सैनिक थे, उन्होंने भी जो है ये कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। लगभग 90 सैनिकों ने इसका प्रयोग करने से, एनफील्ड राइफलों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज़ों ने 85 सैनिकों के विरुद्ध कार्रवाई की, उन्हें बर्खास्त किया और उन्हें 10 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा दी, 10 वर्ष की कारावास की सज़ा दे दी 85 सैनिकों को। इसका परिणाम यह हुआ कि सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया,
और उन्होंने क्या किया, वो 10 मई को वो यहाँ दिल्ली 10 मई 1857 को उन्होंने विद्रोह का, इस जो है निर्णय के विरुद्ध विद्रोह का उन्होंने बिगुल फूंक दिया। तो 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण जो माना जाता है वो सैनिक कारण था, और तात्कालिक कारण इसी सैनिक कारण में आ गया एनफील्ड राइफलों और उसमें जो है चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके पीछे तीसरा कारण जो है अफवाहों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये चर्बीदार कारतूस अफवाह थी या सत्य था, अलग मुद्दा है, इसकी अलग भी अफवाहों की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1757 में जो युद्ध हुआ था उसके 100 साल 1857 में पूरे हो रहे थे। तो जो साधु संत वगैरह होते थे वो रोटी और कमल को विद्रोह का प्रतीक बनाकर उसको फैला रहे थे, और यह संदेश फैला रहे थे आम जनता में कि 100 साल 1757 के 100 साल के बाद जो है भारत जो है अब आज़ाद हो जाएगा, अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे। और यह जो झूठी अफवाह फैली तो इसने भी भारतीयों के मन में जो है अंग्रेजों के प्रति विद्रोह करने के लिए उनको प्रेरित किया इस घटना ने। तो अफवाह की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही क्या है 1857 के विद्रोह के पीछे। अब हम लोग आते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण भी था 1857 के विद्रोह के पीछे, राजनीतिक कारण ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज उस समय कई सारी नई नई नीतियाँ ला रहे थे। डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत लाया था, सब्सिडरी अलायंस भी लाया गया उसी दौरान। तो व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत क्या किया गया, झांसी है, नागपुर है, सतारा है और भी कई सारे स्टेट थे, इनको जो है इनको अंग्रेज़ों ने अपने में मिला लिया, हड़प लिया। कैसे हड़प लिया, तो इन जो भी ये राज्य थे इनका अपना कोई लीगल वारिस नहीं था, अपनी कोई संतान नहीं थी। तो इसके पहले तक प्रावधान यह होता था कि यदि मेरी कोई संतान नहीं है तो मैं गोद ले लूँगा, और मेरा गोद लिया हुआ बच्चा यानी दत्तक पुत्र ही जो है वो राजा मेरे राज्य का बनेगा। अंग्रेज़ों ने इसको मान्यता देने से इनकार कर दिया, और क्या किया कि जिसकी भी लीगल संतान नहीं थी उसके दत्तक पुत्र को खारिज करते हुए उसके स्टेट को जो है स्वयं में मिला लिया, हड़प लिया। तो डलहौजी की व्यपगत नीति ने जो है क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका जो है चिंगारी फैलाने में निभाई। तो व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत हड़प लिया। साथ ही साथ जो है अवध का नवाब था वाजिद अली शाह, उसको जो है कहा गया कि मिस मैनेजमेंट, आपके राज्य में मैनेजमेंट सही से नहीं है, मिस मैनेजमेंट के आधार पर उसको जो है अपदस्थ कर दिया गया, कुशासन का आरोप लगाकर उसको अपदस्थ कर दिया गया। तो इन सब घटनाओं ने भी विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे क्या हुआ कि लोगों के बीच जो है, या जो उस समय के जो राजे रजवाड़े थे जिनका कि हड़प लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, उनके मन में क्या हुआ, विद्रोह की भावना प्रस्फुटित हुई और उन्होंने विद्रोह किया। झांसी की रानी ने विद्रोह किया था क्योंकि उनके दत्तक पुत्र को जो है मान्यता नहीं प्रदान की गई थी। तो यह था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, इसके अलावा भी राजनीतिक कारण में और भी कई सारे कारण थे। जैसे कि उस समय जो मुग़ल शासक थे, भले ही नाम के लिए ही मुग़ल शासक वो रहे हों, लेकिन उस समय जो मुग़ल शासक थे उनको क्या कहा गया, लाल किला में रहते थे, तो उनको कहा गया कि लाल किला छोड़िए और कहाँ रहिए, कुतुब मीनार में उनको रहने के लिए बोल दिया गया। साथ ही साथ उनको नजराना प्रस्तुत किया जाता था। मुग़ल शासकों को नजराना देने की प्रथा थी। मुग़ल शासक जो थे अपने नाम से जो है सिक्के चलाया करते थे, अपने नाम पे सिक्के खुदवा कर चलाते थे। इन दोनों प्रथाओं को बंद कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, मुग़ल शासक अपमानित हुए। मुग़ल शासकों को जो भारतीय जनता मानती थी कि यही हमारे शासक हैं, प्रतिनिधि हैं, तो जब हमारे शासक को, हमारे हेड को अपमानित किया गया तो आम जनता में भी क्या हुआ, रोष फैला, उनके अंतर्गत असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। तो इन सभी समग्र कारणों ने मिलकर क्या किया कि सभी ने मिलकर, राजनीतिक कारणों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। अब हम लोग आते हैं सामाजिक धार्मिक कारण। सामाजिक धार्मिक कई ऐसे कदम उठाए, समाज सुधार के भी कई सारे ऐसे कदम अंग्रेजों द्वारा उठाए गए जिसने उस समय के रूढ़िवादियों को बहुत ज़्यादा असंतुष्ट कर दिया गया था। खोंड जनजाति थी, वो नरबली की प्रथा उनके यहाँ थी, नरबली की प्रथा बंद कर दी गई। खोंड जनजाति नाराज़ हो गई कि नहीं हम तो नर बलि करेंगे ही। खोंड जनजाति नाराज़ हो गई। इसके साथ ही साथ सती प्रथा को समाप्त किया गया, विधवा पुनर्विवाह को जो है लाया गया, बाल विवाह को एबोलिश किया गया। साथ ही साथ जो उस पंजाब इत्यादि क्षेत्र में जो है एक विशेष वर्ग, उच्च वर्ग की
लोग में महिलाओं को जो है बचपन में अगर बच्ची पैदा होती थी, स्त्री पैदा होती थी तो उनको मार दिया जाता था। तो इसको अवैध और बहुत ही घृणित अपराध घोषित करते हुए दंडनीय अपराध घोषित किया गया। तो अंग्रेजों द्वारा जो ये समाज सुधार के कदम उठाए गए, यद्यपि उनमें कुछ सही थे, लेकिन रूढ़िवादियों ने क्या किया, इसको अपने धर्म के ऊपर हमले के रूप में लिया। एक कारण यह हुआ। दूसरा कारण यह हुआ कि 1856 में धार्मिक नियोक्ता का पहला कारण तो मैंने ये सब बता दिया कि कई सारे समाज सुधार के कदम उठाए गए अंग्रेजों के द्वारा, जिसने समाज के एक वर्ग को, रूढ़िवादी वर्ग को क्या किया कि नाराज कर दिया। दूसरा कारण था 1856 में धार्मिक नियोक्ता अधिनियम था। धार्मिक नियोक्ता अधिनियम के पहले इसमें क्या था कि अगर आप हिंदू हैं, हिंदू से ईसाई बन जाते हैं तो आपको आपकी पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाएगा। लेकिन 1856 की धार्मिक नियोक्ता के जो अधिनियम था, इसमें सुधार लाते हुए यह दिया गया कि अगर आप हिंदू से ईसाई बन जाते हैं तब भी आपको आपकी पैतृक संपत्ति में क्या दिया जाएगा, हिस्सा दिया जाएगा। और न सिर्फ आपको हिस्सा दिया जाएगा बल्कि क्या हुआ, हिंदू से जो ईसाई बन जाते थे उससे उन्हें विशेष प्राथमिकता दी जाने लगी, उन्हें नौकरियां प्रदान की जाने लगी, शैक्षणिक संस्थानों में उनके लिए विशेष जो है रिजर्वेशन टाइप का उन्हें विशेष महत्व दिया जाने लगा। तो पहला तो ये कि संपत्ति में अधिकार, दूसरा नौकरियां प्रदान की जाने लगी, नौकरियों में उन्हें प्रमोशन तेज़ी से दिया जाने लगा। शैक्षणिक संस्थानों में जो है क्या किया गया, उनके लिए जो है विशेष प्रावधान किए गए, विशेष उन्हें वरीयता प्रदान की गई। इसके साथ ही साथ जो हिंदू थे उनको हेय दृष्टि से देखा जाने लगा। तो इस कारण ने भी 1856 के इस धार्मिक नियोक्ता अधिनियम ने भी क्या है, इस विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की। 1856 से बहुत पहले 1813 के चार्टर एक्ट ने क्या किया था, ईसाई मिशनरियों को भारत में जो है अपने धर्म का प्रचार करने की छूट दे दी थी। तो इसके जब ईसाई मिशनरी भारत में आए, वो न सिर्फ अपने धर्म का प्रचार करते थे बल्कि भारत में विद्यमान धर्म, विशेषकर हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म, इनका वो मजाक उड़ाते थे, इनके अनुयायियों का मजाक उड़ाते थे। अपने धर्म का प्रचार करते थे वहाँ तक ठीक है, लेकिन इनके अनुयायियों का वो काफ़ी मजाक उड़ाते थे। और ये मजाक उड़ाने की परंपरा कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरियों में आज भी आप देख सकते हैं। 4th क्लास तक जो मेरी पढ़ाई है मिशनरी स्कूल से हुई है, तो मैंने इसे अपने आंखों से देखा है। वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। जैसे क्या करते थे कि मान लिया कोई मूर्ति है, तो मूर्ति, हिंदुओं की मूर्ति को ले गए, पानी में रखे, वो डूब गया, ठीक है, और फिर अपना जो भगवान जीसस जो हैं, रिस्पेक्टेड जीसस, उनकी या जो भी है मूर्ति को वो पानी में डालते थे, वो तैरते रह जाता था। फिर बताते थे कि देखिए यह जो है कितने महान हैं, हमारे ईश्वर इतने महान हैं, सोचो पानी में तैर रहे हैं, तुम्हारे ईश्वर में इतनी भी क्षमता नहीं कि वो इसमें ये करे डूब जाए। जबकि होता यह था कि हमारे जो ईश्वर की मूर्ति होती थी वो मिट्टी की बनी होती थी, वो लकड़ी का बना होता था, तो वो तैरने लगता था। इसी तरह की कई सारे घटिया हथकंडों को अपनाते हुए उन्होंने न सिर्फ अपने धर्म का प्रचार किया बल्कि सामने वाले धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के धर्मावलंबियों को उन्होंने नीचा दिखाना प्रारंभ कर दिया। तो और विशेष सुविधाएं भी प्रदान की गई जो हिंदू से ईसाई में कन्वर्ट हुए। तो इससे क्या हुआ कि उस दौर के जो हिंदू थे उनको लगा कि यह न सिर्फ हमारे धर्म पर हमला कर रहा है बल्कि ये क्या कर रहा है, उनको लगा कि अच्छा अब तो हमारा लगता है धर्म भी खतरे में है। तो इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरी जो है 3-4 जो कारण थे, इसने क्या किया, समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया और इसने 1857 के विद्रोह में को घटित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सामाजिक धार्मिक कारण। फिर आते हैं प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण ने भी जो है 1857 के विद्रोह के घटित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई सारे जो भू राजस्व की अंग्रेजों की नीति जो थी, प्रशासनिक कारणों में भू राजस्व की जो अंग्रेजों की नीति थी, जो उन्होंने नई नई नीतियां लाई थी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त, तो इन सब के कारण क्या हुआ कि उस दौर का जो जमींदार वर्ग था, जो अमीर वर्ग था, उसकी स्थिति डावाडोल हो गई। साथ ही साथ जो किसान थे वह भी ऋण के चंगुल में फंस गए। तो प्रशासनिक कारणों में उनकी जो भू राजस्व की नीति थी वो क्या थी, डिफेक्टिव थी। इसके परिणाम स्वरूप अमीर जो हैं वो गरीब हो गए और जो गरीब किसान थे वो ऋण के चंगुल में फंस गए। इसके साथ ही साथ हमने क्या देखा कि राजनीतिक कारण में कि अंग्रेज जो हैं, यहाँ के जो क्षेत्रीय राजे रजवाड़े होते थे,
उनके आंतरिक मामलों में दखल करते थे। और क्या करते थे कि जैसे कि पहले राजे रजवाड़े हैं तो उनके कई सारे जो ऊंचे पद हैं, मंत्री हैं इत्यादि जो कई सारे हैं, तो क्या होते थे, वंशानुगत होते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने प्रशासनिक नीति के तहत क्या किया, उनके व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप न सिर्फ करना शुरू किया बल्कि कई ऊंचे वंशानुगत जो पद थे उनको समाप्त या तो कर दिया या फिर उनकी जगह अपने लोगों को बिठाया। इससे क्या हुआ कि वंशानुगत जो ऊंचे पद पर जो वंश बाई वंश बैठे आ रहे थे वह भी बहुत नाराज हो गए, वो दुखी हो गए और इसने जो है क्या किया, उन्होंने विद्रोह किया। विद्रोह जब हुआ तो उसमें सहयोग किया। तो प्रशासनिक जो है अंग्रेज़ों की प्रशासनिक नीतियों ने भी क्या किया, 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि को तैयार किया। अब हम लोग आते हैं 1857 के विद्रोह के कारण में आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों ने भी 1857 के विद्रोह में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कैसे? इसमें हुआ यह है कि हम लोग जानते हैं भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत निश्चित रूप से धन धान्य से बहुत संपन्न उस दौर तक हुआ करता था और मुगलों के समय तक जो है कुल व्यापार का 25% जो है भारत अकेले होता था। भारत बहुत ज़्यादा संपन्न था। विशेषकर यहाँ का जो ये हस्तकरघा वगैरह जो था, कपड़ा इंडस्ट्री जो था, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो बहुत रिच था। लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसी नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ अपनाई कि यह सब कुछ चौपट हो गया। कैसे? तो उन्होंने जो है आयात पर जो कई सारे मनमाने ढंग से आयात के नियम बनाए और क्या किया कि ब्रिटेन से सामग्री का भारत में बहुत ज़्यादा आयात किया। और इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन के जो सामग्रियों को भारत में बांट दिया। और इसमें क्या किया कि ब्रिटेन से जो सामग्री बनी होती थी वो उस समय हम जानते हैं औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, मशीनों से बनी होती थी। जबकि हमारे भारत में जो होते थे क्या करते थे, वो आम आदमी इसका उपयोग मतलब मशीन से नहीं बना होता था, उसको व्यक्ति बनाया करता था। तो मशीनों से बने हुए सैकड़ों हजारों उत्पाद जो हैं भारत में बांट दिए और भारत के जो क्षेत्रीय उत्पाद थे वह उनका मुकाबला किसमें, कीमत के मामलों में नहीं कर पाए। इससे क्या हुआ कि जो यहाँ के जो उद्योग थे वो चौपट हो गए। विशेषकर जो है कपड़ा उद्योग, जैसा कि टेक्सटाइल जो उद्योग थे वह पूरी तरह से, रेशम और कॉटन वगैरह का जो उद्योग था वह पूरी तरह से चौपट हो गया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो है अपने यहाँ से लाकर भारत के बाज़ार में बांट दिया सामान से, वैसे सामान जो कि मशीनों से बने हुए थे। इसमें इन्होंने दुष्टता और क्या की कि ब्रिटेन में उन्होंने कई सारे जो इंसेंटिव दिए, ब्रिटेन के व्यापारियों को प्रदान करवाए, इंसेंटिव प्रदान करवाए, करों में कई प्रकार की छूट वहाँ से ली या छूट उन्होंने दिलवाई। और इससे क्या हुआ कि उनके सामान जो सस्ते थे और ज़्यादा सस्ते हो गए। और दूसरी उन्होंने घटिया हरकत यह की कि जहाँ उन्होंने ब्रिटेन के व्यापारियों को कर इत्यादि में छूट दिलवाए, भारत में उन्होंने क्या किया, भारत के व्यापारियों पर के सामानों पर कई सारे अनाप शनाप कर बढ़ा दिए। तो वहाँ कर घटाया, मशीन से बने हुए सामान थे, यहाँ कर बढ़ाया। तो और फिर उसको क्या किया, भारत में डंपिंग करवा दिया गुड्स का अपना। तो इससे भी यहाँ के जो है क्षेत्रीय उद्योग जो हैं वो पूरी तरह से चौपट हो गए। आर्थिक कारणों में रेलवे ने भी जो है भारत की बर्बादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि कि 1857 की क्रांति, आगे की क्रांति में रेलवे की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, कैसे है वो बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन भारत की आर्थिक स्थिति को चौपट करने में रेलवे ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह इस प्रकार से कि रेलवे के आ जाने से जो दूर दराज के कटे हुए गांव थे वह भी रेलवे से जुड़ गए और वहां तक जो है अंग्रेज़ व्यापारियों की पहुंच हो गई। और इस प्रकार से उन्होंने अपने सामानों को दूर दराज के गांवों में भी डंप करना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह निकला कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुटीर उद्योग थे वो चौपट हो गए, क्योंकि उनकी कीमत ज़्यादा थी। इसके साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने भारत की जो सस्ते यहाँ के जो मजदूर थे और हमारे यहाँ जो खनिज संसाधन से प्रचुर हमारा देश था, इसका तो भरपूर दोहन किया। लेकिन यहाँ पर उद्योग धंधा विकसित करना, नए नए इंडस्ट्रीज लगाना तो दूर, जैसा कि मैं पिछले 5 मिनट से कह रहा हूँ, उन्होंने यहाँ पर जो स्थापित उद्योग थे उनको भी चौपट कर दिया। तो इस प्रकार से आर्थिक स्थिति में कारण आर्थिक में ले देकर उन्होंने भारत की जो है, भारत के लोगों की लोकल अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट कर दी। किसानों की स्थिति में सुधार हो, इसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। वो जो टैक्स वसूलते थे उसका प्रयोग वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हितों के लिए करते थे। किसानों की बेहतरी, कृषि की बेहतरी के लिए उस टैक्स का
न तो उस टैक्स का प्रयोग किया, न ही अपनी तरफ से उन्होंने कुछ किया। इसके साथ ही साथ इस दौरान जो कई अकाल, बाढ़ इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती थी, तो उस जो प्राकृतिक आपदाएं आती थी तो अंग्रेज़ जो हैं उस दौरान भी उन्होंने मानवता जैसा कुछ नहीं दिखाया। प्राकृतिक आपदाओं के समय यहाँ के लोगों की मदद करने के बजाय उस समय भी वो टैक्स जो उन्होंने लगा रखे थे वो लेते थे। तो इन सब की समग्र परिणति क्या हुई कि अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों ने भारतीयों को विद्रोह करने के लिए विवश कर दिया। तो हमने क्या देखा, 1857 के विद्रोह के कारण बाहरी प्रभाव, सैनिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, प्रशासनिक कारण एवं आर्थिक कारण, और अभी तक हमने देखा स्वरूप एवं कारण। तो आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। अब इसके आगे के वीडियो में, यह हमारा 1857 के विद्रोह का जो वीडियो का पहला पार्ट था, अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे जो 1857 का विद्रोह था उसका प्रसार किन किन क्षेत्रों में हुआ, किन ने इनमें भागीदारी की। बाकी जो बचे टॉपिक हैं, विफलता का कारण, परिणाम, महत्व एवं बाबू कुंवर सिंह की भूमिका, इन जो है 4 टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इससे कुछ लाभ हुआ तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं, क्योंकि जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।